So, good afternoon, everyone. I am Priyanka Singh, स्टेशन काउंसलर. आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय और टॉपिक के बारे में मैं बात करूंगी जो बेसिकली टीचर्स और स्टूडेंट्स की लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो है इम्पार्टिंग ऑफ डिसिप्लिन एट यंग एज, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जाने कि अनुशासन क्या है, डिसिप्लिन क्या है हमारी लाइफ में. वो कहते हैं ना कि खुशहाल जीवन जीने के लिए डिसिप्लिन में रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये टीचर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम स्टूडेंट को डिसिप्लिन सिखा पाए ताकि वो अपनी लाइफ हेल्दी लीड कर पाए. और एक चीज कहा जाता है कि मंजिल को हासिल डिसिप्लिन में रहकर ही की जा सकती है. और जिनकी लाइफ आप खुद नोटिस करोगे, जिनकी लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं है, जस्ट लाइक बिना पतवार की नाव, कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है लाइफ में, दे डोंट नो. इसलिए लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आज का वर्कशॉप हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे. एज आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, तो मेरा मेनली फोकस साइकोलॉजी के ऊपर रहेगा कि किस तरह से बिना मार पिटाई किए, कॉर्पोरल पनिशमेंट दिए, डांटे बिना, बच्चों के ऊपर चिल्लाए बिना हम साइकोलॉजिकली कैसे डील कर कर बच्चों को डिसिप्लिन सिखा पाए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि आपको पता है कि भी प्रेजेंट टाइम में ये अभी हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये वैलिड नहीं है. मार पिटाई करना, बच्चों को मारना, हम मार भी नहीं सकते. बच्चों के मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है. उनका वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं. बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो मैंने देखा है ट्रोमा में भी चले गए हैं. अगर हमें टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली मैं केस स्टडी भी डिस्कस करूंगी. बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे टीचर्स ने मार पिटाई की है, बच्चे अभी करंट स्टेज में ट्रोमा में है और उनकी थेरेपी सेशन चल रही है, बच्चे काफी छोटे हैं. तो इसीलिए ये चीजों बिल्कुल भी वैलिड नहीं है. तो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम समझेंगे कि कैसे इस चीज को हम बच्चों को हैंडल कर सके और डिसिप्लिन भी सिखा पाए. तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे की साइकोलॉजी समझें. अगर आप बच्चों की साइकोलॉजी समझ लोगे ना, तो आप उतना जल्दी बच्चों को डिसिप्लिन सिखा पाओगे. तो पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने के लिए उनके बारे में जान लेना. और मेरा मानना है कि किसी भी चीज में अगर आप काबू पाना चाहते हैं ना, आप उसके बारे में डिटेल स्टडी कर लीजिए. जब डिटेल आप स्टडी कर लोगे ना, काबू भी आप इजीली पा सकते हैं उसके ऊपर. तो पहले है बच्चे की पर्सनैलिटी को जान लेते हैं कि बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी होती है, क्यों वो उस तरीके के बिहेवियर करते हैं. होता है ना, बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा चिल्लम चिल्ली करते हैं, बहुत सारे बच्चे अकेले कोने में बैठे भी रहते हैं. तो इसके ऊपर पॉइंट है, पहला है टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी. कितने टाइप्स की पर्सनैलिटी होती है बच्चों की, ठीक है, या हमारी भी. पहला है इंट्रोवर्ट, देन एक्सट्रोवर्ट, देन एम्बीवर्ट. इंट्रोवर्ट टाइप के बच्चे वो होते हैं जो अपने आप में रहते हैं, खुद में खेलना जुलना जो भी है वो ज्यादा प्रिफर नहीं करते, वो सोशल होना प्रिफर नहीं करते, आउटगोइंग होना प्रिफर नहीं करते. मोस्टली वो अकेले रहते हैं, ठीक है. वो साई नेचर के होते हैं. घर पे बैठकर रूम में पढ़ना, चुप रहना उनको ज्यादा पसंद रहता है. वो ऐसा नहीं है कि ये कोई बुराई है, ऐसा नहीं है ये कोई डिसऑर्डर है, ये भी मैं क्लियर कर देती हूँ. कोई डिसऑर्डर नहीं है कि ऐसे बच्चों की आईक्यू कम होगी, बिल्कुल नहीं. बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं, क्योंकि अकेले रहते हैं तो सोचते बहुत हाई लेवल के लिए है, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से करते हैं, डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तो अच्छा भी है. लेकिन सम टाइम हम कोशिश करते हैं कि इंट्रोवर्ट थोड़ा सा एम्बीवर्ट हो जाए. मैं समझाऊंगी एम्बीवर्ट क्या है. थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की थोड़ा सा कमी हो जाती है, नॉट सब में, थोड़े बच्चों में, ठीक है. तो ये होगा इंट्रोवर्ट, जो बच्चे चुप रहते हैं. देन होता है एक्सट्रोवर्ट, जो बच्चे बहुत ज्यादा आउटगोइंग होते हैं, सोशल होते हैं, दोस्ती बहुत जल्दी कर लेते हैं, हंसी मजाक करते हैं, किसी भी ग्रुप में डालोगे इजिली ग्रुप में वो इन्वॉल्व हो जाएंगे, बहुत अच्छे से वो कहीं भी मिंगल कर लेंगे. तो उनको बहुत ईजी हो जाता है, कहीं भी आप रख दो. देखिएगा क्लास में ऐसे भी बच्चे होंगे, किसी भी ग्रुप में डाल दो, हंसी मजाक करके वो एडजस्ट हो जाते हैं, टीचर को दिक्कत नहीं होती. अब बहुत सारे बच्चों को बैठा दो इंट्रोवर्ट वालों को, वो दोस्ती भी नहीं करते, चुप बैठे रहते हैं. तो समटाइम होता है ना, ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये उनकी पर्सनैलिटी की वजह से होती है. तीसरा है एम्बीवर्ट. एम्बीवर्ट पर्सनैलिटी के बच्चे होते हैं, मिक्सचर होते हैं दोनों के. वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट, थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट. यानी कि अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, उनको अगर आप चुप बैठा दोगे अकेले रूम पे, घर पे पूरा दिन पढ़ाई लिखाई करने के लिए, कर लेंगे. अगर आप उनको किसी ग्रुप में डाल दोगे, वहां भी एडजस्ट कर लेंगे. मतलब आप जिस मोल्ड में डालोगे उसका वो आकार ले लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी. बाहर भी जाएंगे, हंसी मजाक करेंगे, घर पे भी रहेंगे, चुपचाप रह लेंगे. तो ये मिक्सचर होते हैं, ठीक है. तो अभी आप लोग में भी सोचिए कि आप लोग इनमें से कौन से हो, कि आप इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो या एम्बीवर्ट हो. तो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी है कि खुद को जान लेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप खुद को जान लेते हो तो आप दूसरों को इजीली समझ पाओगे. लोग खुद में उलझे हुए हैं तो दूसरों को कहाँ सुलझा पाएंगे. तो कुछ चीजें हैं जो टीचर को स्टूडेंट्स को समझानी चाहिए. तो उसका स्टार्टिंग में करूंगी फिजिकल डेवलपमेंट से, जो है कि शारीरिक विकास.
ठीक है, इसके बारे में टीचर को बताना है। ये सारे पॉइंट मैंने अपने लाइफ के जो भी केस स्टडीज मिले हैं उससे रिलेटेड ही मैंने सारे पॉइंट डाले हैं। ठीक है, शारीरिक विकास का बारे में मतलब क्या होता है, इसमें क्या हो गया, आपकी ऊंचाई, लंबाई, वजन का बढ़ना। अब बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनका ग्रोथ बहुत जल्दी होता है, राइट। तो बच्चों को इसके बारे में बताना बहुत जरूरी है हमें कि इस एज में ग्रोथ होता है, डेट इज कंप्लीटली नॉर्मल। ये पॉइंट मैंने इसलिए डाला क्योंकि मैं एक बार केवी में लेक्चर देने गई थी और क्लास 6 का एक बच्चा था। एंड में वर्कशॉप एंड में मुझे कोने में बुला के ले गया और मुझे बुला के बोल रहा है, मैडम मेरे ना शरीर में ना, बॉडी पे ना छोटे छोटे बाल आ रहे हैं, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है। छोटा सा प्यारा सा एक बच्चा था, लड़का था। तो मैंने कहा कि अपने मम्मी पापा को बताया, नहीं डर लगता है, अब मुझे ना अच्छा नहीं लगता। तो सम टाइम बच्चों को नहीं पता होता कि फिजिकल डेवलपमेंट सर्टेन एज के बाद होने लग जाते हैं, तो ये भी एजुकेट करना है हमें इस फील्ड में कि दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल प्रोसेस। तो इसीलिए मैंने ये पॉइंट रखा था कि ये भी हमें बताना है। बेसिकली आप लोग बताते होगे, फिर भी थोड़ा सा हम अगर इस चीज के बारे में हमें पता चल जाए तो बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। दूसरा है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के ऊपर भी हमें बच्चों के ध्यान देना है, यानी कि हम जिस दुनिया में रहते हैं उसको समझना। यानी कि स्टडी, लैंग्वेज और बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ाने के साथ बच्चों को रीजनिंग और उनका इमेजिनेशन सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इमेजिनेशन मतलब यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है फोटोजेनिक मेमोरी, यानी कि ये स्ट्रांग हो जाता है तो बच्चे की आईक्यू बहुत जल्दी डेवलप होती है। मान लीजिए ये रूम में तो आप रहते हो, कोई ऐसे रूम में मैं ले गई जहाँ पे मैं आपको फर्स्ट टाइम ले जा रही हूँ, वहाँ बहुत सारे सामान है। मैं आपको कहूंगी आइस क्लोज कीजिए, बस 5 सेकंड मैंने राउंड लगवाया, मैंने कहा आइस क्लोज कीजिए और अब बताइए आपने क्या क्या नोटिस किया। आप 5-6 चीजें मुझे बता पाओगे। ठीक है, मान लो 10-15-20 जितना ज्यादा बता रहे उतना ज्यादा आपकी फोटोजेनिक मेमोरी अच्छी है। ठीक है, तो ये बच्चों को डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आजकल के बच्चों में ये कम होता है क्योंकि बच्चे फोन में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, आईक्यू का उतना डेवलप नहीं हो पाता। उसका भी रीजन मैं धीरे धीरे बताऊंगी स्टार्टिंग के एंड में जाते जाते। तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैसे टीचर बढ़ा सकते हैं, आप जैसे बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हो या स्टोरी बता रहे हो, आप बच्चों को बोल सकते हो आप इमेजिनेशन करो, वो इमेजिनेशन करेंगे, आप पढ़ाते रहो। डिसिप्लिन भी मेंटेन हो रहा है क्लास में, बच्चे इमेजिनेशन भी कर रहे हैं, फोटोजेनिक मेमोरी भी डेवलप हो रही है, क्लासरूम में चिल्लम चिल्ली भी नहीं हो रही है, सब शांत भी है, क्योंकि वो इमेजिनेशन करने में इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो इसीलिए डिसिप्लिन भी मेंटेन हो रहा है। तो इसीलिए इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट सिखाना भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे बच्चे कम्युनिकेशन सीखते हैं, एक दूसरे से बातचीत करना सीखते हैं, और ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है आजकल। तो सोशल डेवलपमेंट में क्या होता है, हम बुरा भला सही गलत लोगों से मिलकर ही सीखते हैं। आप किसी बच्चों को अगर कमरे में बंद कर दो, आप बोलो किसी से बातचीत नहीं करोगे, अकेले रहोगे, या क्लासरूम में आप अकेले बैठो, किसी से दोस्ती नहीं करना है किसी को, बच्चा का सोशल डेवलपमेंट तो होगा ही नहीं ना, बुरा भला सही गलत कैसे सीखेगा। तो इसीलिए सोशल डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस देना है हमें। तीसरा है इमोशनल डेवलपमेंट। अब इसका डिसिप्लिन से क्या रिलेशन है, इसका मतलब कि इमोशनल डेवलपमेंट मतलब अपने भावनाओं को कंट्रोल करना। बच्चे दूसरों को बुली करते हैं, मार पिटाई करते हैं, चोरी करते हैं, पेंसिल ले लेंगे किसी का, इरेजर ले लेंगे, बताएंगे नहीं। तो क्या होता है, इमोशंस का जो होता है ना, भावनाओं में कंट्रोल नहीं है। बहुत सारे बच्चे देखिएगा गुस्सा बहुत ज्यादा करते हैं, स्ट्रेस में भी आजकल बच्चे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस हम ही ले रहे हैं, बच्चे भी लेते हैं। तनाव में रहेंगे, देखिएगा उनका ऐसा सिकुड़ा रहेगा, ऐसा, हमारा तो ऐसा सिकुड़ जाता है, वो लोग स्ट्रेस में है, बच्चों का ऐसा गिरा रहेगा, ऐसा लगेगा कुछ सोच रहे हैं। तो वो उनका होता है कि वो तनाव में है। तो इसलिए इमोशन डेवलपमेंट सिखाना है कि अपनी भावनाओं को हमें कैसे कंट्रोल करना है, किस तरह से अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, गुस्सा ना करे। तो ये चीजें भी हमें पढ़ाई के साथ ये सब चीजें भी सिखाना इंपॉर्टेंट है। कुछ पॉइंट्स है जो रिमेंबर हमें याद रखनी है, जैसे कि अभी मैम भी एक चीज मुझे बता रही थी कुछ बच्चे के बारे में, उससे रिलेटेड ही है कि बच्चे शेयर नहीं करते अपनी चीजें। तो बहुत अच्छा पॉइंट था, ये पॉइंट उसी से रिलेटेड है कि बच्चों को सिंपैथी के साथ एम्पैथी सिखाना है। सिंपैथी मीन्स व्हाट, कि दूसरे को दुख को देख के बुरा फील करना। लेकिन सिंपैथी क्या है, एम्पैथी क्या है, एम्पैथी है कि दूसरे को दर्द को महसूस करना। तो मान लीजिए अगर कोई बच्चा किसी बच्चे का पेंसिल ही ले रहा है और लेके उसने रख लिया, उसकी आदत आ गई है कि उसको पेंसिल ले रहा है, उसको नहीं पता इट्स काइंड ऑफ चोरी, वो लेके रख रहा है। तो अगर हम एम्पैथी उसको डेवलप करें कि अगर आप किसी को पेंसिल ले रहे हो तो हम क्या सिखाते हैं, पेंसिल ले लेना चाहिए, इससे बैड हैबिट, मत करो चोरी, हम ये सिखाते हैं। बच्चा नहीं सीखेगा, बच्चे एक लाइन के वो होता है ना, एक लाइन स्टेटमेंट से वो कभी नहीं सीखता। बच्चों को हमें डिटेल्स में समझाना पड़ता है। तो एम्पैथी मीन्स कि बच्चों को आप समझाओ कि अगर आप चोरी कर रहे हो, सामने वाला बच्चे के पास पेंसिल नहीं है,
वो और दुखी हो जाएगा तो बीमार पड़ जाएगा, बीमार पड़ेगा तो सोचो हॉस्पिटल जाएगा डॉक्टर के पास, फिर वो कल स्कूल नहीं आएगा, कैसा लगेगा, घर जाकर रोएगा, आपको अच्छा लगेगा? बच्चे को खुद बोलने दें, आप मत बोलो कि आपको बुरा लगेगा ना, नहीं, वो खुद बोलेगा मैम मुझे बुरा लगेगा। तो आपके साथ ऐसा होता, आपका कोई पेंसिल लेता, कैसा लगता? बच्चा खुद सोचेगा, हाँ मैम मुझे बुरा लगता है, तो आपने गलत किया, हाँ किया, तो आपको सॉरी बोलना चाहिए, तो हाँ मैम बोलना चाहिए, मतलब बच्चे इंटेलिजेंट है। आप कुछ नहीं बोलोगे, आप सिर्फ उसको अलाउ करो सोचने के लिए, उसको बोलो आइस क्लोज कर लो, सोचो, आपका पेंसिल है बहुत मस्त, बहुत फेवरेट पेंसिल है और आपका पेंसिल किसी ने चुरा लिया, कैसा फील हो रहा है? वो खुद बोलेगा मैम मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तो उसी तरह उसे भी होगा। तो इस तरह से बच्चों को फील करवाना है, जितना आप फील करवाओगे बच्चे समझेंगे। तो इससे क्या हो रहा है, अगर मान लीजिए दुनिया में एम्पैथी डेवलप हो गया तो कहीं भी मर्डर रेप क्राइम तो होगा ही नहीं। क्लासरूम में अगर एम्पैथी हो गया तो इंडिसिप्लिन होगा ही नहीं, दूसरे बच्चे दूसरे बच्चों को बुली करेंगे ही नहीं, मार पिटाई करेंगे ही नहीं, गाली गलौज करेंगे ही नहीं। तो वो एम्पैथी इज द मेन प्राइमरी थिंग। तो जो आप बोल रहे थे ना शेयर करने वाली पॉइंट, तो बहुत अच्छी थी। अगर हम बता दें कि देखो दूसरे के पास नहीं है, उसको दोगे, उसको हैप्पीनेस फील होगी, वो खुश हो जाएगा तो आपसे दोस्ती करेगा, घर पे जाके इतना खुश रहेगा, हैप्पी रहेगा, तो कैसा लगेगा? तो ये चीजें हमें दूसरे को हैप्पीनेस को, दूसरे को दर्द को फील करवाना है, और ये बचपन से हम सिखाए तो बहुत अच्छा है बच्चों में, क्योंकि बड़े होकर समझाना इम्पॉसिबल। बच्चों को एडवाइस के साथ ऑप्शन भी देना है। हम मोस्ट ऑफ द टाइम गलती करते हैं, एडवाइस करते हैं, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है। हमारे एज में एडवाइस दिया जाए तो हम एडवाइस फॉलो करेंगे, बच्चों को एडवाइस दोगे आप फॉलो नहीं करेंगे 99.9%, वो उसके अगेंस्ट ही जाते हैं। बेस्ट टेक्निक है ऑप्शंस दे। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा करेले का सब्जी नहीं खाता है, मम्मी है, आप लोग होंगे, बच्चे होंगे, नहीं खाता करेला का सब्जी, आप कहोगे आपको खाना ही पड़ेगा, बच्चा कहेगा मैं नहीं खाऊंगा और जिद्दी हो जाएगा। बेटर टू ऑप्शन दे, ठीक है मैं लौकी बना रही हूँ तो करेला बना रही हूँ, किसी एक में से सिलेक्ट कर लो। बच्चा बाउंड होकर किसी एक को सिलेक्ट करेगा, एक तो उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है, इससे डिसीजन लेने की क्षमता उसके अंदर आ रही है कि वो डिसीजन ले रहा है, और एक अलग ही हैप्पीनेस होगी कि मुझे सिलेक्ट करने का मौका दिया गया। बच्चों को एक अलग सा मतलब मौका दिया जाए ना, तुम बताओ, तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, बच्चों को बहुत हैप्पीनेस फील होती है। तो इसीलिए ऑप्शंस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लासरूम में इसका ये वैलिड है कि मान लीजिए कोई बच्चा बदमाशी कर रहा है, आपने उठा के लास्ट बेंच में उसको भेज दिया, बैठो। समटाइम बोलते हैं ना नहीं बैठेंगे मैडम, जिद्दी हो जाते हैं, नहीं करेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है, वो नहीं करना है, हम उधर ही बैठेंगे। तो ऑप्शन दे दो, या तो आप लास्ट बेंच में बैठोगे या तो सेकंड बेंच में उधर जाके बैठोगे। इस बच्चे के साथ बदमाशी करो, इधर नहीं बैठोगे, अब सिलेक्ट करो किधर जाओगे। बच्चा को ऑप्शन भी मिल गया, सिलेक्ट भी करेगा, उसको थोड़ा अच्छा भी लगेगा कि मुझे चॉइस दिया गया है। तो इस तरह से क्लासरूम में आप कर सकते हो, ठीक है। नॉलेज के साथ फोकस रखना है, यानी कि ज्ञान के साथ ध्यान। जैसे कि ज्ञान तो हम सब देते हैं, ध्यान का इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे बच्चे डल होते हैं, एवरेज होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, जैसे आईक्यू का डिफरेंट पार्ट है। तो हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम हर बच्चे पे फोकस करें कि कौन सा बच्चा डल है, कौन सा बच्चा एवरेज है। अगर कोई बच्चा एवरेज है तो उसको इंटेलिजेंट के साथ मिक्सअप करके बैठा दे, इंटेलिजेंट है उसको थोड़ा डल के साथ मिक्सअप करके बैठाए। समटाइम हम इंटेलिजेंट को एक साथ बैठा देते हैं। एक्सट्रोवर्ट है तो एक्सट्रोवर्ट को थोड़ा सा इंट्रोवर्ट के साथ बैठाइए, ताकि इंट्रोवर्ट थोड़ा सीखेगा उससे और एक्सट्रोवर्ट उसके साथ देख के थोड़ा चुप होना सीखेगा। आप एक्सट्रोवर्ट को एक साथ बैठा दोगे, एक्सट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, तो क्लास में तहलका मच जाएगा। तो वो गलती हम कर देते हैं, तो वो नहीं करना है, वो ध्यान रखना है कि मिक्सअप करके बैठाना है। कोई डल बच्चा है, डल तो हम वर्ड नहीं यूज करेंगे बच्चों के लिए, एवरेज बच्चा है और कोई इंटेलिजेंट है तो उसको मिक्सअप करके बैठाइए, तो एक दूसरे से सीखेंगे भी और उनका पर्सनैलिटी ग्रोथ भी होगा, ठीक है। स्टडी के साथ सेल्फ स्टीम बूस्ट करना है, तो ये हमें बच्चों की साइकोलॉजी समझना है। जो मैंने कहा आजकल बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस का कमी बहुत आता है। ये पॉइंट मैंने इसलिए रखा है कि बस 3-4 दिन पहले मेरे पास एक केस आया था, जिसमें एक बच्चा घर पे कंप्लीटली फाइन, एकदम ठीक है, आईक्यू भी परफेक्ट है, मम्मी पापा से बातचीत भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन स्कूल जाने के बाद एकदम कंप्लीट साइलेंट वो हो जाता है, एक सिंगल शब्द नहीं बोलता वो। कितना भी टीचर बोल ले, कितना भी क्लास के बच्चे उसके साथ खेल ले, वो अपना वर्ड भी नहीं मतलब खोलता। तो मेरे पास भी लेके आ गए थे, 2 सेशन लिया, मैं उससे बात करते रह गई, बच्चे ने अपना मुंह तक नहीं खोला। धीरे धीरे गेम्स के थ्रू, दूसरे चीजों के थ्रू मैंने उसको थोड़ा थोड़ा वर्ड बोलना, मतलब मेरे सामने बोलना स्टार्ट किया। तो इसका मतलब ये नहीं कि डिसऑर्डर है। मैंने अभी थोड़ा देर पहले कहा ना, बच्चों को हम लेबल नहीं कर सकते कि इसको कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, गलत है, वो जिंदगी भर उसके साथ लग जाता है। साइकेट्रिक प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, इट मे बी लो कॉन्फिडेंस की वजह से हो सकता है। बच्चे डरते हैं दूसरों के सामने बोलने में कि हम बोल देंगे तो क्या होगा। तो ये चीज है कि सेल्फ स्टीम को टीचर को बूस्ट करना है। आप कैसे बूस्ट कर सकते हैं? आप टीचर क्लासरूम में बच्चों को, जिनका आपको लगता है इंट्रोवर्ट है या वो थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस लो है, उनको फर्स्ट बेंच में बैठाइए। कुछ पूछ रहे हो तो उनको बोलो खड़े होकर आंसर दो। खड़े होके तो आप लोग बोलते ही होगे, उनको बोलो आपकी टीचर के सामने खड़े होकर यहाँ पे आके स्ट्रेट में बोले, सबको फेस करके।
इससे कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है। वो अपने सीट में खड़े होकर दे रहे हैं, बेटर टू यहाँ पे आके खड़े होके बोलो। एक्सट्रोवर्ट तो कर लेंगे, उनका तो कोई दुख नहीं है, हमको कोई चिंता नहीं है। उनका चिंता है जो बच्चे थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस डाउन है, तो उनको आप बोलोगे मेरे सामने खड़े होकर आप आंसर दो। तो इस तरह से सेल्फ स्टीम बूस्ट किया जा सकता है। असेंबली होती है, असेंबली में ऐसे बच्चों को ज्यादा ध्यान देना जिनका आईक्यू लो है या जिनका कॉन्फिडेंस डाउन है, उनको बच्चों को असेंबली में थोड़ा सा पार्टिसिपेट करवाना। कुछ प्रोग्राम होता है, ऐसे बच्चों को जानबूझ के मोटिवेट करना। हमारा गलती हो जाता है कि हम प्रोग्राम में ऐसे बच्चों को भेजते हैं जो प्राइज लेके आए, जो इंटेलिजेंट है, डांस में बेस्ट है या स्पीच में बेस्ट है, उसे बच्चों को हम भेजते हैं कि तुम जाओ, तुम प्राइज लेके आओगे। पीछे वाले बच्चे पीछे ही रह जाते हैं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए टीचर कि हम वैसे बच्चों को पकड़े जिनको कुछ नहीं आता, ताकि वो कुछ तो सीखकर अपने आने वाली लाइफ में कुछ बेस्ट कर पाएंगे। एंड देन लास्ट इज कंपैरिजन एंड इक्वालिटी। किसी भी बच्चे को एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना है। एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट एंड यूनिक। अगर कोई बच्चा मैथ में अच्छा है तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि बगल वाला जो बैठता है उसके साथ वो भी मैथ में अच्छा हो। वो डांस में अच्छा हो सकता है, म्यूजिक में, ड्रामा में अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो इक्वल कंपेरिजन ये क्लासरूम में क्यों है, ये पॉइंट मैंने इसलिए डाला कि समटाइम टीचर एक गलती करते हैं। होता है ना, हम कभी बोलते हैं कि राहुल, मान लीजिए राहुल कोई स्टूडेंट है, क्लास में बहुत इंटेलिजेंट है, तो हम कहते हैं कि राहुल की तरह बनो, राहुल कितना इंटेलिजेंट है। ये नहीं करना है। एक तो बच्चे के मन में दूसरे बच्चों के लिए बहुत गलत वो ईर्ष्या आती है कि मैम उसकी तारीफ करती है, वो बेस्ट है, वो बच्चा हमेशा उनका दुश्मन बना रहेगा। जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, टीचर जिनको पसंद करते हैं ना, वो बाकी बच्चों का दुश्मन होते हैं। आप कभी बच्चों के बीच में घुस के देखिएगा, वो बच्चा हमेशा दुश्मन होता है। तो कभी भी दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर मत कीजिए। आप भले एक्स वाई जेड का एग्जाम्पल दीजिए जो यहाँ प्रेजेंट नहीं है, जो प्रेजेंट टाइम में वो है नहीं, वो कोई था जो कभी अच्छा बिहेवियर करता था, उसका एग्जाम्पल लाके दो। या कोई ऐसा फिगर जो बहुत अच्छा बच्चा रह चुका है, उसका लाके दो। लेकिन क्लासरूम में आप कंपेरिजन मत करो, वो अच्छा है तुम अच्छे नहीं हो, वो फर्स्ट लाता है तुम नहीं लाते। ये नहीं करना है, क्योंकि इससे भी इंडिसिप्लिन होता है, बच्चों के मन में ईर्ष्या जगती है, नेक्स्ट टाइम से वो मार पिटाई करेंगे, बुली करेंगे। तो ये चीजों का ध्यान रखना है। अब किसी भी चीज या डिसिप्लिन हो या लाइफ में गुड हैबिट हो, उसको सिखाने के लिए कुछ प्रोसेस है। जैसे कि पहला होता है स्टार्ट, देन प्रैक्टिस, देन हैबिट एंड देन डिसिप्लिन। यानी कि बच्चा मान लीजिए चोरी ही कर रहा है, उसको छोटी सी हरकत आदत लग गई है पेंसिल चुराने की। पहले वो देखेगा पेंसिल, उसको बहुत अच्छा लग रहा है, 2-3 दिन वो नोटिस करेगा मेरा बगल वाले बच्चे की पेंसिल बहुत ही क्रिएटिव है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। वो देखेगा, प्रैक्टिस 1-2 बार ले लेगा। अब उसका हैबिट बन चुका है। अब जब भी वो पेंसिल देखेगा वो उठा के अपने बैग में डालेगा। वो बेचारा चोरी नहीं कर रहा है, उसको पता नहीं है इससे चोरी, पर वो उठा के अपने बैग में रख लेता है। अब वो डिसिप्लिन के उसके लाइफ लॉन्ग में वो आदत शामिल हो गई। कुछ भी वो देखेगा बैग में वो डालेगा। या गाली गलौज का ले लो, या बुली करना, किसी का बुली करना, वो हल्का हल्का मजाक कर रहा है, प्रैक्टिस में हो गया, बार बार मजाक करके किसी को डाउन कर रहा है। फिर प्रैक्टिस के बाद हैबिट फॉर्म हो जाएगा। वो जब भी किसी को देखेगा वो उसको बुली करेगा, उसको डाउन करेगा, एंड देन लाइफ का उसका हिस्सा बन गया। वो बुढ़ापे तक उसके साथ जाएगा। वो जब भी किसी को देखेगा वो किसी को इंसल्ट करेगा, उसको डाउन करेगा, उसको मतलब भावनाओं का रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो डिसिप्लिन सिखाने के लिए कोई भी गुड हैबिट है, जैसे कि आप ब्रश करना ही सिखा रहे हो, बच्चे रात को ब्रश करना नहीं चाहते हैं या सुबह करना नहीं चाहते, आप ब्रश करना ही हैबिट सिखा रहे हो, डिसिप्लिन सिखा रहे हो, स्टार्ट कराओ आप। मैं ब्रश का एग्जाम्पल ले रही हूँ, आप क्लासरूम का एग्जाम्पल ले लेना। जैसे स्टार्ट कराओ, आप स्टार्ट करा रहे हो, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करवाओगे। सुबह उठो, आपको थोड़ा जबरदस्ती लगेगा, सुबह उठो ब्रश करो, देन उसका हैबिट फॉर्म हो जाएगा। हैबिट फॉर्म मतलब खुद से अब उठ के कर रहा है। पहले तो मम्मी करवा रही थी, अब हैबिट बन गया तो खुद से उठ के कर रहा है। जैसे क्लास में लाइन से बच्चे जाते हैं, पहले टीचर ले जाते हैं, हैबिट फॉर्म हो गया तो वो खुद ब खुद लाइन, टीचर एब्सेंस भी है तो वो लाइन लगाकर ही क्लासरूम में एंट्री करेंगे। एंड डिसिप्लिन उनका लाइफ का हिस्सा बन गया। आप लाइफ में कहीं भी जाएंगे वो डिसिप्लिन के साथ रूल रेगुलेशन फॉलो करेंगे, क्योंकि स्कूल से रूल्स रेगुलेशन वो सीख के गए हैं। जैसे मैंने ब्रश का कहा, अब वो बुढ़ापे तक रात को ब्रश करने वाले हैं, क्योंकि वो हैबिट फॉर्म हो गई। और हैबिट इतनी जल्दी छूटती नहीं है। तो इसीलिए किसी भी चीज को आप सोचोगे कि कोई भी बच्चे को मैं एक दिन में चेंज कर दूं, नॉट पॉसिबल। कोई भी बच्चा एक दिन में चेंज नहीं हो सकता। हम बड़े हैं, हमें कोई सिखा दे कि इट्स बैड हैबिट, इट्स गुड हैबिट, हम सीख लेंगे। हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं राइट रॉन्ग, तो हम सीख लेंगे। अब बच्चे को बोलोगे इट्स बैड हैबिट एंड इट्स गुड हैबिट, बच्चे को नहीं जल्दी होगा उसको। तो इसीलिए बच्चे की साइकोलॉजी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों को समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो टीचर के अंदर यहाँ बेसिकली ये पॉइंट रखने का मेरा ये पॉइंट था कि टीचर को पेशेंस रखना होगा। आपकी सम टाइम टीचर पेशेंस खो बैठते हैं, गुस्से में आके बच्चों को मार देते हैं, रूम में लॉक कर देते हैं, क्योंकि टीचर के अंदर पेशेंस नहीं हुआ तो वो बच्चे को कभी भी हैंडल नहीं कर पाएगा। देखिए, क्वालिफिकेशन होना अलग बात है। मेरा मानना है कि कोई भी प्रोफेशन में जाने के लिए आपकी क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन तो होगी ही, लेकिन उसके साथ क्वालिटी भी है। मान लीजिए मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरे पास एम्पैथी नहीं है, मैं दूसरे को दर्द को फील नहीं कर रही हूँ। कोई आके कह रहा है कि मैडम बहुत डिप्रेशन हो रहा है, मैं कह रही हूँ क्या डिप्रेशन,
चाय पानी पियो, आराम से घूमो फिरो, जाओ, क्या डिप्रेशन होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। यानी एम्पैथी नहीं है। तो मैंने पढ़ के तो साइकोलॉजिस्ट बन गई, लेकिन मेरे अंदर क्वालिटी नहीं है। सेम चीज टीचर के अंदर पेशेंस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने भावनाओं में कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। बच्चा बदमाशी कर रहा है, टीचर को गुस्सा आया, चमाट लगा दिया, देन ये तो क्वालिटी नहीं है टीचर के अंदर। तो ये अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करना इज द बेस्ट थिंग, कि हम बच्चों को कभी भी ये सब चीजें नहीं कर सकते। तो आपके अंदर धैर्य रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे प्रोसेस में टाइम लगेगा। तो आपके पास, आपके अंदर वो पेशेंस लेवल होना चाहिए हैंडल करने के लिए, क्योंकि आप बहुत नोबल प्रोफेशन में हैं। इससे ज्यादा नोबल प्रोफेशन नहीं हो सकता। किसी की लाइफ बना रहे हैं, एक इंसान की जो पर्सनैलिटी बनी ही नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी बनाने में आप उसको हेल्प कर रहे हो, तो उसके लिए आपके अंदर पेशेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेटिंग बाउंड्रीज, सेटिंग बाउंड्रीज मैंने इसलिए रखा है क्योंकि थोड़ा देर पहले मैं बोल रही थी ना कि बच्चों को पता नहीं है राइट रॉन्ग क्या है, सही गलत बुरा भला नहीं पता। आप बच्चों को बोलोगे कि जैसे कि गाली मत दो, या आप तंग मत करो दूसरे बच्चे को, क्लासरूम में एक जगह बैठो, समझाओगे, बच्चा नहीं समझेगा, क्योंकि दे डोंट नो कि क्या राइट रॉन्ग है। इंपॉर्टेंट है जो बच्चे को, मतलब जो होता है ना एग्जाम पेपर में हमारा जो क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, एक लाइन लिखते हैं या टिक मारते हैं, बच्चों को वो आंसर समझ नहीं आता, उनको एक्सप्लेनेशन करके समझाना पड़ता है। तो उनको एक्सप्लेन करके समझाइए। जैसे अगर आप, बच्चा गुस्सा बहुत करता है, अगर आप बच्चे को बोलोगे गुस्सा मत करो, नहीं समझेगा, उसको एक्सप्लेन कीजिए गुस्सा करने का डिसएडवांटेजेस क्या है। जैसे कि हमारा ब्लड वेसल सिकुड़ जाता है, बीपी हाई हो जाता है, डेथ हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकती है। ये सुबह उठने के लिए हम बच्चे को बोलते हैं, बच्चे सुबह नहीं उठते, उसका फायदा आप बताइए, सुबह उठने से क्या होगा? आप जल्दी उठोगे, ठंडी हवा लगेगी, मूड फ्रेश होगा, आप पढ़ाई करोगे सुबह उठ के टाइम पे, आप अर्न करोगे, अपना फेवरेट चॉकलेट खा सकते हो, अपना फेवरेट टेडी ले सकते हो। बच्चे को मैनिपुलेट करना आना चाहिए, या तो पेरेंट्स या तो टीचर, बेस्ट टेक्निक है बच्चों को समझाने के लिए, उनको मैनिपुलेट करना। ठीक है, तो वो चीज है कि ये एक बात हमेशा याद रखिएगा कि एक लाइन में बच्चों को कुछ समझाना नहीं है, कोई भी डिसिप्लिन रिलेटेड है उसको एक्सप्लेन करना है। इसलिए इसका पहला वाला पॉइंट इससे रिलेटेड था, धैर्य रखना होगा आपको अपने अंदर। स्कूल में नो एंगर जोन होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल बच्चे बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, टेंशन बहुत लेते हैं, गुस्सा करते हैं, बुली करते हैं एक दूसरे को। ये चीजें क्यों हो रही है? एंगर बहुत ज्यादा है, गुस्से में बच्चे बहुत ज्यादा सामान फेंक देते हैं, गुस्से में तोड़ देते हैं, मार देते हैं। ये क्यों हो रहा है? एंगर बहुत ज्यादा है। और एंगर को डिक्रीज करना हम स्कूल से ही सीख सकते हैं। पेरेंट्स का तो रोल है ही, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चा स्कूल में रहता है। नो एंगर जोन स्कूल में होने का मतलब है कि एक रूल्स रेगुलेशन नियम होना चाहिए, कि क्लासरूम में बच्चे एक दूसरे से हंसते हुए ही बात करेंगे। ठीक है, टीचर से कुछ पूछेंगे, हंसते हुए पूछेंगे। क्लासरूम रूल्स में मैं बताऊंगी, इसको एक्सप्लेन करूंगी। नो एंगर जोन मतलब कि आप बच्चों को, जैसे कि एक वॉल ले लीजिए, जैसे ये वॉल को डेकोरेट किया गया है इतना अच्छे से, उसी तरह से एक वॉल होना चाहिए, वहां पे नो एंगर जोन लिखकर बच्चे को बोलिए आप ड्राइंग बना के लाए, या तो आप अपना भी, टीचर भी कंट्रीब्यूट करे, ड्राइंग बना के लाए, बच्चे भी नो एंगर का ड्राइंग बनाए और वो पूरा वॉल पे लगा दे। वो नो एंगर जोन हो गया। अब जो भी बच्चा बदमाशी करता है उसको वहां जाके खड़ा कर दीजिए, वो उतने देर वहां रहेगा, वो स्माइलिंग करेगा वॉल को देख के, वो स्माइलिंग भी सीख रहा है, एंगर भी उसका डाउन हो रहा है। और जो भी, वो नॉट फॉर ओनली किड्स, वो टीचर के लिए भी है। जो भी उस वॉल की तरफ से गुजरेगा वो स्माइल करके ही गुजरेगा, नो एंगर। जो मैंने केवी में किया था, ये चीज हेल्पफुल था बहुत ज्यादा। इसलिए जो भी मैंने मैंने बोला ना, मैंने डाला है, पर्सनल एक्सपीरियंस है पूरा। और अभी तो पीएम की तरफ से भी वो आ गया है कि नो एंगर जोन स्कूल में होना ही चाहिए। तो ये एक रूल्स बना लीजिएगा कि एक नो एंगर जोन होगा, जिसमें बच्चे खुद ड्राइंग करके लाएंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप ड्राइंग कर दोगे, बच्चों को नहीं समझ आएगा क्या बना है। उनको टास्क दीजिए, ड्राइंग करके लाओ तुम, कुछ भी एंगर से रिलेटेड लाओ, और वो वॉल पूरा भर जाएगा। और जो भी बच्चा गुस्सा करता है या गाली गलौज करता है या मारपीट करता है, बहुत ज्यादा सामान फेंकता है, उसको वहां पे पनिशमेंट के तौर पे, क्योंकि हम फिजिकल पनिशमेंट नहीं दे सकते, अगेन आई एम सेइंग, तो हमें साइकोलॉजिकली डील करना है उसको। तो वहां जाके उतना देर आप उसको रख दो, तो वहां जितना देर रहेगा वो खड़ा नहीं रहेगा, स्माइल करेगा। या उधर से कोई भी बच्चा क्रॉस हो रहा है वो स्माइल ही करेगा, टीचर भी क्रॉस हो रहे हैं वो स्माइल ही करेंगे वहां से। तो डेट इज नो एंगर जोन। ठीक है, हाउ टू कल्टीवेट डिसिप्लिन में, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, उसी से रिलेटेड है कि रोल मॉडल, क्योंकि टीचर ही बच्चे के रोल मॉडल होते हैं और पेरेंट्स रोल मॉडल होते हैं। टीचर से ही बच्चे सीखते हैं और पेरेंट्स से। अगर आप बच्चे को बोल रहे हो गुस्सा मत करो, और बच्चा इतना बदमाशी कर रहा है, इतना बदमाशी कर रहा है कि टीचर कभी कभी ब्लास्ट हो जाते हैं, क्या कर रहे हो, व्हाट इज दिस, होता है ना कभी। तो बच्चा क्या सीखेगा? वो तो रॉन्ग मैसेज गया ना। मैडम खुद गुस्सा कर रही हैं, मुझे बोल रही है गुस्सा मत करो, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि बच्चे के अंदर उतना आईक्यू नहीं रहता कि वो डिस्क्रिमिनेट कर पाए कि क्या है नहीं है। हम तो कर लेंगे कि चलो मैडम अभी गुस्सा है इसलिए इतना ज्यादा गुस्सा भी कर रही है, बच्चा नहीं समझेगा। बच्चा समझेगा अच्छा, बदमाशी करने से ऐसा चिल्लाया जाता है,
अच्छा तो गुस्सा करो तो ऐसा होता है, तो नेक्स्ट टाइम से वो डिस्प्ले करेगा घर में जाके। कोई कुछ ज़्यादा बोलेगा तो चिल्लाएगा, "अम्मी मम्मी डिस्टर्ब मत करो।" वो होता है, बच्चे देखिएगा सडन कुछ सीखेंगे, सडन घर पे जाके अप्लाई करेंगे, सडन क्लासरूम में जाके अप्लाई करेंगे। तो टीचर रोल मॉडल है, पेरेंट्स रोल मॉडल है, तो टीचर को गुस्सा नहीं करना है। जैसे कि आप टाइम पे क्लास आना, आप लेट से आ रहे हो तो बच्चा देखेगा वो भी लेट से आएगा। मम्मी-पापा लेट से कुछ काम कर रहे हैं, वो देखेगा वही सीखेगा। स्कूल के ऑफ में टीचर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, हम बच्चों को सिखाते हैं फ़ोन यूज़ मत करो, मम्मी-पापा घर पे फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, हम बच्चों को बोल रहे हैं तुम फ़ोन यूज़ मत करो। वो सोचेगा नहीं कि मेरे लिए अलग रूल क्यों? वो तो कहेगा ना मेरे लिए अलग रूल, अपने लिए अलग रूल। तो बच्चों के सामने ये चीज़ें नहीं कि हम क्लास छुट्टी होने के बाद भी हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या घर में बच्चों के सामने फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। तो वो बच्चों को जब डिसिप्लिन सिखाते हैं तो खुद को भी रोल मॉडल हमें बनाना होता है कि हम जो करेंगे। लास्ट सेशन में भी मैंने एक लाइन कहा था कि बच्चे सुनकर नहीं सीखते, ऑब्ज़र्व करके सीखते हैं। आप जैसा बिहेवियर डिस्प्ले करोगे बच्चा वही सीखेगा। तो इम्पोर्टेंट है आप भी रोल मॉडल की तरह वैसे बनिए। प्ले थेरेपी यानी कि खेल-खेल में बच्चे को डिसिप्लिन सिखाना है। जैसे प्लांटेशन करके, गेम-गेम में सॉरी बोलना और क्या हो गया और स्टोरी टेलिंग में मोरल स्टोरी से आप बता सकते हो कि किस तरह से अच्छी हैबिट होती है। देखिए, डिसिप्लिन बच्चों का बेसिकली रिलेटेड होती है गुड हैबिट से। बच्चा गुड हैबिट करने लग गया तो डिसिप्लिन ऑलरेडी उन पे कल्टीवेट होगा ही। तो इम्पोर्टेंट है प्ले वे थेरेपी में गेम के साथ ये सारी चीज़ें सिखानी कि किस तरह से सॉरी बोलना चाहिए। कुछ गलती होती है तो हम सॉरी बोल लें। अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें। अगर कोई बच्चा बहुत गुस्सा करता है, उसको आप बोल सकते हो कि काम डाउन, ब्रीथ इन, होल्ड एंड देन ब्रीथ आउट 5 बार करें। ब्रीथ इन, होल्ड एंड ब्रीथ आउट या काउंट डाउन करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और या फिर वो चले जाए वो नो एंगर ज़ोन में। तो इस तरह से 3-4 टेक्निक है जिससे बच्चे अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी चोरी के लिए मैंने आपको बताया ही कि वो एम्पैथी डेवलप करके ये सारी चीज़ें होती है। शेयरिंग का भी है कि बच्चे शेयर नहीं करते एक-दूसरे से। एम्पैथी हो जाएगा, दूसरे के दर्द को हम फ़ील करेंगे तो हम शेयरिंग भी सीखेंगे। रूल्स फॉर क्लासरूम जो मैंने थोड़ा देर पहले कहा कि क्लासरूम टीचर्स के लिए कुछ रूल्स बनाए। जैसे क्लासरूम में बच्चे एंट्री करते हैं, हँसते हुए एंट्री करेंगे। टीचर से कुछ सवाल पूछते हैं, वो जैसे हाथ उठा के पूछते हैं ना, वो हँसते हुए पूछेंगे, स्माइलिंग फेस के साथ। स्माइलिंग फेस के साथ नहीं पूछेंगे, टीचर आंसर नहीं देने वाले हैं। बच्चे सुबह-सुबह आते ग्रीट करेंगे स्माइलिंग के साथ। बच्चे एक-दूसरे से कुछ बात कर रहे हैं, स्माइलिंग फेस के साथ ही पूछेंगे, यानी स्माइल ज़ोन, जैसे नो एंगर ज़ोन है, स्माइलिंग ज़ोन भी होना चाहिए क्लासरूम में। टीचर से कुछ भी पूछते हैं बच्चे, वो खड़े होकर तो स्माइल करेंगे। ठीक है, क्लासरूम से जब आउट हो रहे हैं, सब बच्चों के फेस में स्माइल होना चाहिए। जब बच्चे आ रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, बच्चों के फेस में स्माइल होना चाहिए। तो अभी क्या होता है कि अभी करंट टाइम में हम स्माइल करना भूल चुके हैं। जैसे कि अभी आप सब भूल चुके हैं। आप लोग इतने चिंतित लग रहे हो मुझे कि लग रहा है मैं बहुत बड़ा मतलब इतना टेंशन वाली बात कर रही हूँ। बिल्कुल भी ये टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बहुत फन है, इंटरेस्टिंग है, साइकोलॉजी है, बच्चों की साइकोलॉजी है। तो ये चीज़ों को समझना है स्माइलिंग के साथ एकदम मतलब स्ट्रेस बिना स्ट्रेस का समझना है। ठीक है? तो लोग सचमुच स्माइल करना भूल गए हैं। देखिएगा सबका टेंशन ऐसा रहेगा। हाँ, तो साइकोलॉजिस्ट पहले ये देखते हैं, जिनका ये ज़्यादा रहता है वो तो ये टेंशन लेता है। तो आजकल लोगों के चेहरे में स्माइल हो गया तो टेंशन में से बैठे रहेंगे। तो हँसते रहना है, तो बच्चों को ये सिखाना है। अब बड़े होगे तो आप नहीं समझाओगे, तो बच्चों में ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका मतलब बेनिफिट भी है हँसने का। क्या होता है ये बोलते हैं ना हैप्पी हार्मोन्स हमारा इंक्रीज़ होता है, डोपामाइन जिसको बोलते हैं। वो इंक्रीज़ होता है, वो हमारे कंसंट्रेशन के लिए, फोकस के लिए, मेमोरी के लिए, स्लीप के लिए इम्पोर्टेंट है। बच्चों का ग्रोथ मैंने स्टार्टिंग में कहा ना फिजिकल डेवलपमेंट में जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनका ग्रोथ बहुत जल्दी होता है। तो उस ग्रोथ में हैप्पी हार्मोन का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो वो चीज़ें आप ऐसे भी हैप्पी हार्मोन्स कैसे भी डेवलप कर सकते हो आप डांस करके, म्यूज़िक सुन के कॉमेडी वाली मूवीज़ देखकर हैप्पी हार्मोन्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये क्लासरूम का रूल्स आपको बना के रखना है। एप्रिसिएशन गुड हैबिट के लिए डेफ़िनेटली जितना हमने भी डाँट-वूट के लिए डिसिप्लिन समझाया है, तो वहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है कि बच्चा गुड हैबिट भी करेगा। ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे बुरे हैं, बिल्कुल भी नहीं, बच्चे अच्छे हैं। बच्चों में कोई बुराई नहीं है, उनको पता नहीं होता कि क्या राइट रॉन्ग है तो वो कर देते हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको सिखाना। लेकिन बच्चे अच्छे भी हैं, अच्छी हरकतें भी करते हैं, तो उसके लिए एप्रिशिएट भी करना है। क्लैपिंग कर सकते हो आप उनको गेम दे सकते हो, कुछ भी उनको ड्राइंग दे सकते हो, कुछ भी अच्छी चीज़ें उनको ड्राइंग मतलब देना नहीं है, ड्राइंग करने देना है। गिफ्ट्स कुछ भी एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं देना है। मैंने लास्ट टाइम भी मैं आई थी तो मैं बोल के गई थी कि एक्सपेंसिव गिफ्ट बिल्कुल भी बच्चों को नहीं देना है। एप्रिशिएशन कीजिए, क्लैपिंग कीजिए, वाह-वाह बोलिए, क्योंकि शब्द बोलने से ही बच्चे बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। कि आज मुझे स्टार मिला, आइसक्रीम मिला, क्रिएटिव होते हैं ना टीचर आइसक्रीम देते हैं, स्टार देते हैं, क्या-क्या बना देते हो आप लोग? तो वो देख के बहुत खुश होते हैं। आप फैमिली से पूछिएगा 10 बार जाके दिखाएँगे, मम्मी देखो
आज मुझे आइसक्रीम मिला है ड्राइंग में, आज मुझे मैम ने आइसक्रीम बना दिया। तो आपका छोटा सा एक मतलब समझ लो स्टेप बच्चों को बहुत हैप्पीनेस देता है। तो इसीलिए अप्रिशिएशन भी हमें करना है। और जो मैंने बोला ना कि बच्चे के फेस में स्माइलिंग होनी चाहिए, तो टीचर के फेस में भी होनी चाहिए। आप रूड बन के हो और बच्चे को बोल रहे हो हंसो हंसो, तो वो कभी नहीं हंसेगा। तो आपके फेस में भी स्माइलिंग फेस होना चाहिए। आप भी सेम रूल्स आप लोगों के लिए भी, आप लोग भी एक दूसरे से बात करते हैं, एंट्री करते हो स्कूल में, हंसते हंसते ही एंट्री कीजिए, जाते हो हंसते हंसते ही जाओ। आप एक दूसरे से बात करो, हंसते हंसते ही बात करो, तो बच्चा देख के सीखेगा। मैडम हमारी हंसती, अब बच्चे मैडम को देख के बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हैं, देखिएगा। तो जो मैडम सज उसके तैयार होके आती है, उनसे तो और ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, रोल मॉडल हो जाते हैं, वो तो फेवरेट टीचर बन जाती है। तो जो मैडम हँसती है, मुस्कुराती है, तो देखिएगा उनको बहुत रोल मॉडल बना लेते हैं, मुझे इन मैडम की तरह बनना है, मैडम इनके तरह बनना है। तो इसीलिए टीचर के फेस में भी स्माइल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरियस नहीं होना है, लाइफ इज शॉर्ट, ये लाइफ बहुत अच्छी है, हमें इतना नोबल प्रोफेशन मिला है कि हम दूसरों की लाइफ बना रहे हैं, तो हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि आपकी हैप्पीनेस मस्ट। बच्चों के डिसिप्लिन के लिए और एक है, आप थोड़ा-सा उनको कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दे सकते हो, तो टाइम आउट रख सकते हो। मैंने बोला था लास्ट टाइम इसको। टाइम आउट लास्ट टाइम मैंने बोला था एक रूम में उनको रखना। इस बार मैं थोड़ा ईज़ी कर देती हूँ। क्लासरूम में ही एक टाइम आउट स्पॉट हो जाना चाहिए। जैसे कि ये है ना कोने में क्रॉस करके, अगर कोई बच्चा कुछ ज़्यादा दिक्कतें कर रहा है, तो उसको वॉल की तरफ ऐसे करके आप उसको रख दोगे। मतलब थोड़ा देर के लिए वॉल की तरफ देखेगा। तो वो काइंड ऑफ वो आप बहुत समझा सकते हो उसको, ज़्यादा देर तक नहीं। थोड़ा देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए उसको पता चले कि मैं बैड हैबिट कर रहा हूँ, तो ये मुझे पनिशमेंट मिलेगा, तो मैं बैड हैबिट नहीं करूंगा। तो उससे थोड़ा बच्चा डरेगा, तो उसको बोलते हैं टाइम आउट सेशन। ये कर सकते हैं, इसमें कोई फिजिकल पनिशमेंट नहीं है, मेंटल पनिशमेंट नहीं है। थोड़ा देर के लिए रखोगे, बच्चा वो डर से कि मुझे वॉल की तरफ देखना है, क्योंकि बच्चों को देखना बड़ा पसंद होता है। बच्चों बाकी बच्चों को देखना, टीचर को देखना, बोर्ड में देखना बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। तो इसलिए बच्चों को थोड़ा सा उधर से आप हटा के इधर मुंह कर दोगे ना, तो थोड़ा वो देखते हैं घुर घुर के देखेंगे, वो करेंगे। तो इसीलिए बच्चों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है देखना, उनका क्रिएटिविटी देखने से होता है। तो इसीलिए टाइम आउट स्पोर्ट्स आप रख सकते हो। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, बच्चे खुद से पॉजिटिव बातें करें। मिरर प्रैक्टिस आप पेरेंट्स को सजेस्ट कर सकते हो, जिनके बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, या बच्चे गुस्सा करते हैं या बुली करते हैं, उन बच्चों को आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक बता सकते हो कि खुद के बारे में पॉजिटिव बोले मिरर में देखकर, आई एम गुड पर्सन। या क्लासरूम में भी बोले आई एम गुड पर्सन, आई एम बेस्ट, आई एम अ पॉजिटिव पर्सन, मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मैं हमेशा सबसे स्माइल के साथ बात करता हूँ, मैं काम रहता हूँ। सिंपल सिंपल मतलब सेंटेंसेस, नॉट हार्ड, सिंपल सेंटेंसेस बच्चों को पॉजिटिव सेल्फ टॉक हमेशा ना क्लास के एंड में, क्लास के स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाइएगा। बहुत अच्छा इसका चेंजेस आता है कि आते ही क्लासरूम में बोलो सबको आई एम बेस्ट, आई एम गुड, आई एम इनफ, क्लासरूम से जाते हुए भी, तो इससे बहुत इंक्रीज होता है पॉजिटिवनेस। सेट अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम, तो ये पॉइंट पहला पॉइंट इसलिए है क्योंकि सम टाइम क्लासरूम में टीचर पढ़ाते हैं तो बहुत चिल्लम चिल्ली होती है ना, बहुत बच्चे चिल्लम चिल्ली करते हैं, सुनते नहीं, इधर उधर भागते हैं। तो आप कुछ भी टास्क दे रहे हो, कुछ भी सिखा रहे हो, मान लो आप ड्राइंग ही दे रहे हो, आप ड्राइंग दे रहे हो कि एक ट्री बनाना है, बच्चे इधर उधर जाएंगे, उससे पेंसिल लेंगे, इससे पेंसिल लेंगे, भागेंगे। उनके लिए रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम सेट कर दो। जैसे क्लासरूम में ये वॉच है हमारा, तो वॉच को टाइम देखो, तो जब 5 मिनट होगा 1 से 5 में आएगा, उसके अंदर आप मुझे बना के दोगे। जो फर्स्ट आएगा उसके लिए क्लैपिंग, जो सेकंड आ रहा है उसके लिए हम ये करेंगे, कुछ भी हल्का सा आप ऐड कर दो, तो उससे कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा। बच्चे फोकस के साथ अपना करेंगे अपने अपने सीट में कि मैम ने टाइम लिमिट दे दी है, तो टाइम लिमिट होना चाहिए। ठीक है। और जो मैंने बोला प्रेस ओनली अप्रोप्रिएट, जहां अप्रोप्रिएट लगता है वहां पे आप प्रेस करो। और एक था कि मैंने जो बोली थी इमेजिनेशन वाला, वहां पे एक पॉइंट मेरा छूट गया था कि अगर आप बच्चों को बोलते हो इमेजिनेशन करने के लिए, मान लो जी आप स्टोरी बता रहे हो बच्चों को, और आप बोल रहे हो इमेजिनेशन करो, और हाँ मैं स्टोरी बता रही हूँ, तो जैसे रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम वाला तो था कि आप टाइम दे रहे हो, वहां पे भी डिसिप्लिन कम हुआ, और आप इमेजिनेशन के लिए बोल रहे हो वहां पे भी कम हुआ। लेकिन छोटे बच्चे थोड़ा सा इमेजिनेशन करने में सो जाते हैं। ठीक है। तो ये भी बात ध्यान देना है, बीच बीच में उनको ब्रेक करना है, मोरल ऑफ द स्टोरी पूछनी है, अभी तक क्या सीखा वो पूछना है, बीच बीच में थोड़ा सा मतलब वो चीज को क्रिएटिव रखना है ताकि बच्चे सो ना जाए। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द देखा है मैंने बच्चे सो जाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे सो जाते हैं, उनकी गलती नहीं है, थके होते हैं। तो उनको बीच बीच में क्रिएटिव बनाना है। देखो अभी मैंने क्या बोला, इसको ओपन करो, बताओ इसका मतलब क्या था, इस वर्ड का मतलब क्या है। तो यहाँ में मतलब मान लीजिए कोई बंदर है, बंदर का नाम क्या था, किसको याद है, तो वहां बताएंगे, तो वो क्रिएटिव रहेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच। आई होप ये हेल्पफुल हुआ होगा आपके लिए। बाकी मैं यहीं पे हूँ, कभी भी कुछ दिक्कत होती है आप लोग कभी भी मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सर।